गुड इवनिंग एवरीवन। जी, आज हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी है, जिनका जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था और डेथ 9 अगस्त 1949 को। वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी जो लर्निंग बेस्ड थी और अपनी रिसर्च के बेसिस पे दी थी। जो रिसर्च है आपकी वो किस पे की गई थी? वो एक कैट पे की गई थी और जो उन्होंने बॉक्स यूज़ किया था उसमें वो था एक पजल बॉक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी को मैंने इसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। 1898 में पब्लिश की गई थी 1913 में इन्होंने ये थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक नई सिचुएशन में अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज जो है इंडिविजुअल शो करता है और अगर बार बार उसे एक ही सिचुएशन में रखा जाए तो वो लर्निंग करता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसमें एक कैट थी, एक हंगरी कैट थी जिसको पज़ल बॉक्स में रखा गया और फिश उस बॉक्स के बाहर रख दी गई। और जैसे ही वो उस पज़ल बॉक्स में एक लीवर लगा दिया गया और जैसे ही लीवर पे पुश होता है उसका एंड वो भूखी है तो वो ट्राई करती है फ़िश को देखकर कि वो किसी न किसी तरीके से उसको ले उसको मिल जाए वो। तो उसने क्या किया, कैट ने बार बार कोशिश की और एक बार बाय द चांस उसका जो लेग था या उसका जो भी पॉ था उसका वो उस पर टच हुआ और जैसे ही वो पज़ल बॉक्स ओपन हुआ वो जाके उसने फ़िश को खा लिया। इसी तरीके से ये थॉर्नडाइक कहते हैं कि रेगुलरली जैसे जैसे उसने एक बार ऐसे किया और दोबारा से उसको बंद किया गया, दोबारा से फ़िश को रखा गया, फिर उसने दूसरी बार भी ऐसा किया, लेकिन हर बार उसका जो प्रोसेस था, उसकी जो लीवर को पुल करने का जो टाइमिंग था वो कम होता गया, रिड्यूस होता गया, क्योंकि उसको हैबिट हो गई। इसी तरीके से वो बोलते हैं कि लर्निंग में भी ये काम आता है। ट्रायल करो, एरर होंगे, गलतियाँ होंगी, बीच में मुसीबतें आएंगी, लेकिन जैसे ही वो सक्सेसफुल पाएगा वो दोबारा से ट्राई करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा। यहाँ पे मेन चीज़ जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं थ्योरी के वो क्या हैं? सबसे पहले डेफिनेट गोल, कि अगर कोई गोल होगा तभी लर्निंग पॉसिबल है। सेकंड, मोटिवेशन, अगर गोल है उसके लिए मोटिवेशन तब ऑब्वियसली जब गोल होगा तभी मोटिवेशन आएगा और मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि कोई काम उसको इस तरीके से उसको प्रोवाइड किया जाए, मोटिवेशन इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए कि जो भी लर्निंग है, जो भी आउटकम है वो अटेन करने में हेल्पफुल हो। उसके बाद जो भी ऑब्स्टेकल्स आएँ, बीच में जो भी रुकावटें आएँ गोल को अचीव करने में, उन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करे जो भी पर्सन है जो ट्राई कर रहा है वो। उसके बाद वेरियस रिस्पॉन्सेस, किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से काम किए जाएँ, ज़्यादा मतलब जितना ट्राई हो सके उतना करें और जितना ट्राई करेगा उतना वो सक्सेस गेन करेगा। और जैसे कि जब वो कोशिश करेगा कि जब वो ट्राई करेगा तो डेफिनेटली सक्सेस का चांस बढ़ेगा और जैसे ही उसे चांस बाय चांस सक्सेस मिलेगी उसके बाद वो दोबारा से रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा और उसको कम टाइम में सक्सेस मिलेगी। उसके बाद जब भी वो ट्राई करेगा और उसे पता है कि इस तरीके से मेरा काम नहीं हुआ था तो अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज को एलिमिनेट करेगा, राइट रिस्पॉन्सेज को वो बढ़ाएगा और गोल को अचीव कर लेगा। उसके बाद इसी थ्योरी में हमें एजुकेशन इम्प्लीकेशंस जो हैं वो क्या है? फर्स्ट, जो हमने अभी इसके जो एलिमेंट्स पढ़े हैं वो ही एक तरीके से हमारे एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में आएंगे कि सेटिंग गोल होना चाहिए जिसके लिए एक बच्चा लर्न करे। उसके बाद स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, चाहे रिवॉर्ड दे के, ठीक है, उनको किसी भी तरीके से बोल के, हम नहीं कहते पनिशमेंट दो, रिवॉर्ड दो, पनिशमेंट दो तो वो पनिशमेंट फिज़िकल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लर्निंग एक ग्रेजुअल और सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो वो प्रेशराइज्ड नहीं होगी, वो प्रेशराइज्ड नहीं होनी चाहिए, वो अपने मन से आनी चाहिए। और पहले इजी टास्क कराओ फिर डिफ़िकल्ट। और इसी थ्योरी से हमें ये भी पता लगता है कि एक्सरसाइज पे हमें एम्फेसाइज करना है, हमें फोकस करना है कि प्रैक्टिस करे बच्चा। उसके बाद ये मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि बार बार करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, इससे स्किल्स का डेवलपमेंट होता है क्योंकि स्किल्स का डेवलपमेंट तभी होता है जब प्रैक्टिस होती है।
सेल्फ लर्निंग, खुद से बच्चा लर्न करना सीखता है। अब इसी के साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये एनर्जी कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि बार बार ट्राई करने पे बार बार एरर आएंगे, तो जो अगर हम किसी इंडिविजुअल पे ये फोकस करें तो बच्चा थक सकता है। उसके बाद रैंडम एफर्ट्स होंगे, कोई भी जो एफर्ट कर रहा है वो, क्योंकि एक गोल तो दे दिया है लेकिन ये नहीं बताया है कि स्टेप बाई स्टेप कोई हमें एफर्ट करने हैं, नहीं, वो रैंडम एफर्ट्स हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इससे मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा अटेन होगा, तो इसीलिए वो कहते हैं रैंडम एफर्ट है, ये लिमिटेशन है। और ये इसकी एक तरीके से इस थ्योरी को ये थोड़ा सा वीक बनाता है। उसके बाद ये रॉट लर्निंग पे एम्फेसाइज करता है, क्योंकि कह रहा है बार बार एक ही चीज़ को रटो, है ना, तो रॉट लर्निंग पे एम्फेसाइज करता है। ये ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ब्राइट स्टूडेंट जल्दी समझ जाते हैं, तो उनके लिए ट्रायल एंड एरर इतना काम नहीं करेगा, ना ही ये हायर क्लासेस के लिए इतना यूज़फुल है। और अब इसके बाद एक सेकेंड, फिर हमारे थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दी हैं, जिसमें हमारे आते हैं प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज में आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। रेडीनेस, इच्छा होनी चाहिए काम करने की। एक्सरसाइज, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये इस लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एक्सरसाइज ज़रूरी है। और इफेक्ट, अगर कोई इफेक्ट होगा तभी लर्निंग के लिए मोटिवेट होगा बच्चा, प्रभाव पड़ना चाहिए पॉजिटिव। सेकेंडरी लॉज में आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबल्स, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एनालॉगी एंड एजमलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, अलग अलग रिस्पॉन्सेज देगा स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज देगा और उसके बाद वो अचीवमेंट करेगा। उसका दूसरा बताते हैं कि एक सेट ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए, जो भी वो लर्न कर रहा है, जो भी वो ऑब्जेक्टिव है उसका, उसके लिए उसका एक सेट ऑफ एटीट्यूड होने चाहिए, कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए अगर आपका एटीट्यूड नहीं है, उसके लिए आपके अंदर की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो आप काम नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे बात करता है पार्शियल एक्टिविटी की, कि ये जो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है, जो उसमें इंडिविजुअल सिलेक्ट करता है करेक्ट रिस्पॉन्सेस को, तो अननेसेसरी को वो छोड़ देता है। तो ये लोग ये बताता है कि टीचिंग शुड बी डन इन पार्ट्स, मतलब होल टू पार्ट चलना चाहिए, ठीक है, सॉरी, पार्ट टू होल चलना चाहिए, पहले छोटी छोटी चीज़ें कराओ उसके बाद होल कराओ। एनालॉजी एंड एसेम्बलेशन का मतलब क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो कंपेयर करता है, ठीक है। अब व्हाट इज़ एनालॉजी? एनालॉजी में मतलब कि जो भी तुमने आपने पहले कोई चीज़ किया है, कोई एक्सपीरियंस लिया है, उसको तुम न्यू सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो। ऐसी एसेम्बलेशन जो हमने पियाजे की थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अपनी प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को गेन करना, तो इसमें भी ये काम आ सकता है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग के जब भी हम एक काम कर रहे हैं उसके बाद हम यूज़ करने के बाद उस जो भी एक काम हम किया, हमने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद हम कैपेबल हैं कि हम दूसरी सिचुएशन में उसको यूज़ कर रहे हैं, जो हमने एनालॉजी में पढ़ा। तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग वाला फोकस करता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि ये सीटेट में, सीटेट के जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है ये सीटेट में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ प्राइमेसी, जो चीज़ें हम इनिशियली, जो चीज़ें हम बहुत स्टार्टिंग में सीखते हैं, है ना, वो हमें ज़्यादा याद रह जाती हैं, लॉन्ग इंप्रेशन छोड़ती हैं। उसके बाद लॉ ऑफ रिसेंसी, जो हमने अब जैसे हमने रिसेंटली कोई चीज़ देखी तो हमें ज़्यादा याद रहेगी, जो हमने पहले देखी थी, 1 साल पहले देखी थी, वो हमें थोड़ा मुश्किल से रिमेंबर होगी, याद रहेगी। लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, सिचुएशन से रेलेवेंट अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं या हमें कराई जा रही है, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी ये यूज़ होता है कि जो अगर हमें कोई नई चीज़ सिखानी है तो हम उसमें प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करें। बिलोंगिंगनेस को बच्चों को बिलोंग कराएं, उनकी जो मेमोरी है उससे रेलेवेंट चीज़ें कराएं तो बहुत ईजी रहेगा। फिर लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, कि अगर स्टिमुलस इंटेंस होगा मतलब उसके लिए ज़रूरी होगा, रेलेवेंट होगा, तभी वो उस लर्निंग को इफ़ेक्टिवली करेगा, अदरवाइज़ उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगर कुछ भी चीज़ ऐसी है जो समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।